आप सब तो विद्या संबल योजना की हम बात कर रहे थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे 100 मेरिट पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से अप्लाई होता है आपकी अध्यापक के लिए और प्रोफेसर दोनों ही केस में किस तरीके से अप्लाई होता है। इस वीडियो में हम इस बात को समझने वाले हैं। अगर बात करें कि आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो ये स्पेसिफिकली ये जो गेस्ट फैसिलिटी की जो ऑप्शन होता है ये राजस्थान के मूल निवासियों के लिए होता है। अदर स्टेट वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने बात आपसे पहले भी डिस्कस की है। न्यूनतम 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। 18, 19, 20 है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फ्रेशर उम्मीदवार हैं, आप कर सकते हो। अनुभव शिक्षक भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर अभी आपने रिटायरमेंट लिया है और आप 61 से 64 या 65 वाली जो रेंज है उसमें आप अगर काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात करें चयन प्रक्रिया की, सभी प्राप्त आवेदन आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद 100 पॉइंट मेरिट लिस्ट से मेरिट बनती है। आपको डेमो क्लास के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और डेमो क्लास अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए चुन लिया जाता है। 100 पॉइंट फॉर्मूला को अब इस वीडियो में ढंग से समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। देखो, अगर हम स्कूलों की बात करें, जैसे कि आपका जो है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या लेवल 1 रीट वगैरह से जो थर्ड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, टीचर बनते हैं, वहाँ पे आपकी 75% आपकी शैक्षणिक योग्यता है और 25% आपका जो अनुभव के मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा इसमें कुछ नहीं है। पूरा जो है 100 पॉइंट फॉर्मूले से आपका अप्लाई होता है। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो आप मान के चलो ग्रेड 3 टीचर जो होते हैं उनके लिए 75% आपका जो है 12th बोर्ड के मार्क्स, 25% आपका बीएसटीसी के मार्क्स होते हैं। ये लेटेस्ट आपका जो है इसका शैक्षणिक योग्यता है। तो यानी कि ये शैक्षणिक योग्यता आपकी कैलकुलेट होगी। ग्रेड 3 टीचर की अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, तो वही आपकी 75% ये है और यहाँ पे बीएड के मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आपका डीएलएड भी आपको दे दिया जाता है। ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूं तो 75% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पे 10, 12 के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं और 25% आपके जो बीएड के मार्क्स जुड़ते हैं। ग्रेड 1 लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो 75% आपके जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं और 25% आपके बीएड के मार्क्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो लेटेस्ट डिग्री है उसके मार्क्स को यहाँ पे जो है वैल्यू दी जाती है, ना कि आपके प्रीवियस मार्क्स को। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है जिस लेवल पे अप्लाई कर रहे हो उस लेवल के मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ, केस स्टडी के फॉर्म में। सपोज एक स्टूडेंट है जिसने जो अप्लाई कर रहा है, सपोज सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सेम फॉर्मूला आप हर उसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, 60% ग्रेजुएशन में है उसके और 80% मार्क्स उसने बीएड में लाए हैं। तो 75% आपका ग्रेजुएशन का अप्लाई होता है, तो आपने फैक्टर वेटेज अप्लाई किया 0.75 × 60, 45 पॉइंट्स आपके यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो ये आपके क्या है 45 पॉइंट्स हैं 100 पॉइंट मेरिट सिस्टम में। 25% बीएड का वेटेज होता है, तो आपने 0.25 × 80 किया, 20 पॉइंट आपके जो वेटेज बन गया किसका, तो टोटल वेटेज आपका कितना बन गया यहाँ पे 20। टोटल वेटेज आपका बन गया 65। तो आपका जो मेरिट बनेगी 100 पॉइंट के हिसाब से वो कितनी बनेगी, 65 पॉइंट्स आउट ऑफ 20। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली कि ग्रेजुएशन का ज़्यादा वेटेज है, जितना आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा होगी उतने आपके ये पॉइंट अप होते जाएंगे और आप मेरिट सिस्टम में ऊपर आते जाओगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। यही आपका जो मेन फॉर्मूला होता है लागू होता है। आप अपने एग्जाम के अपने जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से लगा के फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हो। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बात करें कॉलेज लेवल पे, अगर आप कॉलेज लेवल पे प्रोफेसर लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो ये थोड़ा सा और ट्रिकी होता है फॉर्मूला। इसको समझ लेते हैं। इसमें जो है टोटल 100 अंक आपके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कैटेगरी वाइज। आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी अगर आपने कर रखी है, अगर आपने एनईटी, एसईटी, एसएलईटी आपने अगर जेआरएफ वगैरह अप्लाई कर रखा है, क्वालिफाई हो तो वहाँ भी काम आता है। शिक्षण अनुभव अगर आपका है और आपने अगर कोई रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो वो भी आपका काम आता है। तो अगर आप इन अंक्स को ऐड करोगे तो आपका आएगा 97। इसमें आपके 3 अंक या 3 पॉइंट आपके ज्वाइन किए जाते हैं अवार्ड्स के। यानी कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स ला के कुछ गोल्ड मेडल या उस तरह के कोई अवार्ड लाया है तो उसके आपको 3 पॉइंट किए जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है 100 अंक आपके टोटल मेरिट सिस्टम के बनते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की आपकी बात आएगी तो उसमें जो ग्रेजुएशन का जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, इस तरीके से निकल के आता है। तो आपके अगर मैक्सिमम अंक जो है 21 है ग्रेजुएशन के, लेकिन ये डिपेंड करता है परसेंटेज पे। यहाँ पे वेटेज कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको एक रेंज डिफाइन कर दी गई, इस रेंज के आधार पे आपको दिया जाता है। अगर आपके मार्क्स 80% या उससे ज़्यादा है तो आपको 21 अंक मिल जाएंगे मैक्सिमम वाले। अगर 60 से 80 के बीच में है तो आपको 19 अंक मिलेंगे। 55 से 60 से लेकर तो 16 अंक मिलेंगे। इस तरीके से आपको अंक मिलते जाएंगे। यही पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ये वाला फॉर्मूला पोस्ट ग्रेजुएशन में लागू होता है। एमफिल पीएचडी की बात करूँ तो ये वाला फॉर्मूला आपका एमफिल पीएचडी में लागू होता है। अगर एनईटी एसईटी की बात करूँ तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लागू होता है। और अगर शिक्षण अनुभव और इसकी बात करूँ तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लागू होता है। शिक्षण अनुभव देखो सिंपली लिखा हुआ है, अधिकतम 10 अंक है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। ये सिंपल बात होता है, हर साल के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो मैक्सिमम अंक 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का होगा तो भी 10 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पे 4 अंक मिलेंगे। इस तरीके से सारे अंक को कैलकुलेट करके आपको एक मेरिट बनाई जाती है, आपको 100 पॉइंट सिस्टम में कैलकुलेट किया जाता है।
एक एग्जांपल बताता हूँ एक आसान उदाहरण से। मान लो आपने ग्रेजुएशन की है और आपके जो है 72% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आए हैं, तो आप किस रेंज में आते हो, 60 से 80 के बीच में आते हो, तो आपको 19 अंक यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो 65% नंबर है, तो आपको 60 से 80 के बीच में आते हो, यहाँ पे आपको 23 अंक अलॉट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको सारे अपने कैटेगरी के अंक अलॉट होने के बाद इन सब अंक को जोड़ के हम कहते हैं कि आपको टोटल जो है 100 में से 83 पॉइंट्स मिले हैं। इसके आधार पर आपकी मेरिट ऐड होगी। यहाँ पे अवार्ड्स वाला जो पार्ट है वो अलग से है। अगर आपके पास कुछ अवार्ड्स हैं, जितने ज़्यादा अवार्ड्स होंगे मैक्सिमम आपको कितने पॉइंट मिल सकते हैं, 1 अवार्ड का 1 पॉइंट मिल सकता है। तो अगर आपके पास गोल्ड मेडल है और आपके पास और भी कोई अवार्ड्स हैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, संगीत अवार्ड या कुछ भी, तो उसके पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो टोटल पॉइंट्स आपके हो जाए सपोज फॉर एग्जांपल 86 इस सिनेरियो में, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 86 पे बनेगी। अब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सॉर्ट किया जाएगा और टॉप जितनी भी वैकेंसीज हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसके आधार पर आपको क्या किया जाएगा, 86, 87, 85 जो भी बनी, 90 अगर किसी का बन रहा है तो वो सब आपको कैलकुलेट करके इसमें रख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आपको जो है ये कैलकुलेशन होता है कॉलेज लेवल पे। ठीक है, वहाँ पे वेटेज है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पॉइंट सिस्टम है, रेंज सिस्टम। अब मेनली समझ लेते हैं कि टाई ब्रेकर वाले केस में क्या होता है। देखो टाई ब्रेकर मतलब सोचो फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट हैं जिसके 100 पॉइंट मेरिट जो निकल के आई है वो 87 निकल के आई है। हो सकता है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स सेम आते हैं उनका अनुभव भी सेम हो सकता है। उस केस में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है आयु को। ठीक है, सबसे पहले कहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी, आयु को प्रायोरिटी दी जाएगी। जहाँ पे आप क्या करना है, जो जिनकी आयु ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये स्टूडेंट जो है अप्लाई कर रहा है ये 30 साल का है और ये स्टूडेंट 31 साल का है, तो सीधा इसको प्रायोरिटी दी जाएगी और इसको चयनित कर लिया जाएगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा माना जाता है एज के हिसाब से। अगर एज भी कोइंसाइड हो जाती है, दोनों ही हैं जिनकी एज भी दोनों की 30 है, तब आते हैं मुख्य डिग्री के एग्जाम पे, जो होता है आपका चरण 2, जो होता है आपका मुख्य डिग्री। तो पहली प्रायोरिटी होगी आपकी अधिकतम आयु वाले को दी जाएगी, एज को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आपको, और ऐसा किया क्यों जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि बड़े उम्मीदवार वालों के पास सरकारी नौकरी पाने के अवसर जो हैं कम बचते हैं, इसलिए उसको ये ऑप्शन दिया जाता है। जो कम एज वाले हैं वो अभी भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देके या फिर नेक्स्ट भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एज वालों को जैसे जैसे एज निकलती जा रही है आपके मौके भी कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको इसका बेनिफिट दिया जाता है। अगर एज कोइंसाइड हो जाती है तो सेकंड ऑप्शन आपका आता है मुख्य शैक्षणिक योग्यता। मतलब आपकी जो भी, अगर पीजी आपने किया है तो पीजी की, अगर यूजी किया है तो यूजी की, जो आपकी हाईएस्ट जो आपकी एजुकेशन है उसकी परसेंटेज को आपको कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली में ही हमने डिस्कस किया था 100 पॉइंट सिस्टम को, कि 87 पे आना आप 2 तरीके से आ सकते हो। आपके पास या तो आपकी जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन में या जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसमें ज़्यादा है, या फिर आपके पास अनुभव ज़्यादा है। दोनों तरीके से आप लैंड कर सकते हो 87 में, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसकी जो है ज़्यादा है परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा। लेवल 2 ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन के नंबर देखे जाएंगे, लेवल 1 के लिए आपका 12th के मार्क्स देखे जाएंगे और लेक्चरर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्या नाम से, अगर आपके पास जो है आपके मार्क्स हैं, आप मुझे मार्क्स कमेंट करना, मैं आपको कैलकुलेट करके आपका 100 पॉइंट मेरिट सिस्टम भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं अपने मार्क्स मुझे बताएं। तो और वो कोई बड़ी बात नहीं है, 100 पॉइंट सिस्टम आपने समझ ही लिया, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, वो फॉर्मूले से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी टाई ब्रेक की। तो ये कब होता है, जब दोनों ही कैंडिडेट्स के सेम और मेरिट पॉइंट में सेम पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना है, ताकि इन्फॉर्मेशन किसी से भी क्या मिस ना